हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट डीसी मशीन। तो चलिए आज डीसी मशीन के कंप्लीट निचोड़ को हम देखते हैं, जिसमें हम यहां से वहां तक यानी शुरू से अंत तक हर चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक कंप्लीट मशीन की ओवरव्यू आपको पता चलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस सेशन की हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीसी मशीन जो आपको दिखता है वो कुछ इस तरीके से डीसी मशीन में होगा। अमूमन कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी मशीन को सिर्फ देखने से कैसे पता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके फ्रेम के स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा ये डीसी मशीन है। खासकर इस डीसी मशीन के जो बाहरी हिस्से हैं उसमें कम्यूटेटर लगे होने के कारण ये जो है आपको अलग दिखेगा। तो कम्यूटेटर एक एडिशनल हिस्सा होता है डीसी और एसी मशीन में, यही एक डिफरेंस करता है। इसीलिए हम इनकी चर्चा करते हैं कि ये डीसी मशीन होगा, है ना। अब सबसे पहली बात, अगर हम इन डीसी मशीन को भी तोड़ते हैं तो यहाँ पे जानकारी को थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। मशीन क्या है? मशीन चाहे ट्रांसफार्मर भी एक मशीन है, डीसी मोटर भी एक मशीन है ना, इंडक्शन भी एक मशीन है। तो मशीन तो सारे है। तो व्हाट इज मशीन? आपने 3 इडियट्स मूवी भी देखा होगा, उनमें एक वर्ड बोलता है मशीन क्या है, जो आपके काम को आसान बनाए, दैट इज मशीन, है ना। जो आपके काम को क्या करता है, वो आसान बनाते हो। तो चलिए यही एक मशीन की बात हम रखते हैं। और यहाँ पे अगर इस मशीन के साथ डीसी वर्ड यूज हुआ है तो ऐसा मशीन जिसमें अगर डीसी लग जाए, इसका मतलब या तो उस मशीन को डीसी दिया जा रहा है, मशीन की कुछ ऐसी खासियत है उसको या तो डीसी दिया जा रहा है या फिर उनसे ही डीसी लिया जा रहा है। ऐसे मशीन को ही डीसी मशीन कहेंगे। तो आइए एक चर्चा हम यहाँ पे ये भी कर ले रहे हैं कि जिसको इनपुट में क्या दी जाए। अगर जिसको इनपुट में डीसी सप्लाई दे दी जाए, ऐसा मशीन जिसको इनपुट में चलने के लिए क्या कर दी जाए, डीसी सप्लाई दे दी जाए, तो उस मशीन को भी हम दो तरीके से बांटना शुरू कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, डीसी मशीन में भी कुछ ऐसे मशीन है जिनमें आप क्या करते हो, डीसी सप्लाई देते हो, तो वो कहलाता है डीसी मोटर। क्योंकि डीसी मोटर में आप क्या सप्लाई दोगे, डीसी सप्लाई दोगे। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे मशीन अगर होते हैं जहां पर आप लेते हो डीसी आउटपुट। यहाँ पे डीसी क्या लेते हो, आउटपुट, यानी आप डीसी उत्पन्न करा के उस मशीन से डीसी अगर रिसीव करते हो तो ऐसी स्थिति में यही कहलाता है डीसी जनरेटर। यही क्या कहलाता है, डीसी जनरेटर। तो एक कंडीशन है डीसी मशीन के अंदर, क्योंकि ये ओवरव्यू है और ये कंप्लीट चीजों को एडॉप्ट कर रहा है। डीसी के अंदर आता है डीसी मोटर और एसी के अंदर आएगा डीसी जनरेटर। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, डीसी मशीन दो तरीके से मेनली क्लासिफाइड हो जाते हैं, एक डीसी मोटर और दूसरा डीसी जनरेटर। डीसी मोटर ऑब्वियसली मोटर होगा तो उसको सप्लाई देंगे, लेकिन जब डीसी है तो उसमें डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप डीसी जनरेटर की बात करते हो तो डीसी उत्पन्न करोगे आप जनरेटर से, है ना। क्या उत्पन्न करोगे, डीसी जनरेटर उत्पन्न करोगे। तो डीसी मशीन में मेनली दो हिस्से, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। अब यहाँ पे ये बात आती है कि बच्चे जब हम लगातार पढ़ रहे होते हैं तो डीसी मशीन के अंदर चर्चा करें कि यहाँ से या तो डीसी आउटपुट मिल रहा होता है और एक में डीसी इनपुट मिल रहा होता है। तो जब डीसी इलेक्ट्रिकल देते हो तो आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। और ऐसे कंडीशन में जब डीसी आउटपुट लेते हो तो इनपुट आप क्या करते हो, मैकेनिकल इनपुट देते हो। मैकेनिकल क्या करते हो, इनपुट देते हो, यानी रोटेशन देते हो। यहाँ पे क्या देते हो, रोटेशन। एक बार इस मशीन के कंस्ट्रक्शनल पार्ट को हम बढ़िया तरीके से देखेंगे, फिर इस पे हम बहुत बेहतर तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आइए जी इस मशीन के बारे में एक बार चर्चा हो जाए। इस मशीन के बारे में आइए इस मशीन के बारे में एक बार कंस्ट्रक्शन देखिए। इस मशीन के अंदर के हिस्से होते किस तरीके से, देखिए मेन मशीन दो हिस्सों में बटा होता है। एक रुका हुआ हिस्सा जिसको स्टार्टर कहते हैं, एक घूमने वाला हिस्सा जिसको रोटर कहते हैं। इसमें वाइंडिंग भी दो होते हैं, एक स्थिर वाइंडिंग होता है और एक रोटेटिंग वाइंडिंग होता है। आइए फिर अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं क्या था मशीन के अंदर। अगर आप मशीन की चर्चा करते हो तो मशीन मेनली ये कंप्लीट एक डीसी मोटर है। इस मोटर में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा हिस्सा है जो घूम रहा है और वहाँ पर एक वाइंडिंग है, और एक ऐसा हिस्सा है जो रुका हुआ है, वहाँ पर भी एक वाइंडिंग है। तो मशीन के अंदर दो वाइंडिंग है। चाहे हम जितने भी मशीन पढ़ेंगे खासकर सभी में आपको दो वाइंडिंग देखने को मिलेगा। तो दो मशीन इसमें क्या है, एक घूमता हुआ हिस्सा और दूसरा क्या है, आपका अस्थिर हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा,
आपको चाहे मोटर हो या जनरेटर, फिर से ध्यान समझिए, मशीन के अंदर डीसी मशीन में एक ही कंस्ट्रक्शन के मोटर भी हो सकते हैं और डीसी जनरेटर भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यही मशीन डीसी मशीन की एक खासियत है कि इसी को आप जनरेटर बना सकते हो और इसी को मोटर भी बना सकते हो। अगर इसमें इनपुट मैकेनिकल देने लगे तो डीसी इलेक्ट्रिकल मिलने लगेगा, और इसको इनपुट डीसी इलेक्ट्रिकल देने लगोगे तो आपको मैकेनिकल रोटेशन मिलने लगेगा। तो एक ही कंस्ट्रक्शन से दोनों काम होते हैं डीसी मशीन के अंदर, इसीलिए एक पे ही हम दोनों की चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो डीसी मशीन है मेनली कितने हिस्से हैं इसके, एक स्टार्टर दूसरा रोटर, और वाइंडिंग भी दो, एक रोटर पे वाइंडिंग एक स्टार्टर पे वाइंडिंग। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ये वाइंडिंग है जिसको आप बोलते हो फील्ड वाइंडिंग, इसी को क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग, इसी को बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और एक दूसरा हिस्सा है जिसको आप बोलते हो आर्मेचर वाइंडिंग। आप क्या बोलते हो, आर्मेचर वाइंडिंग। तो इस मशीन में मेनली दो हिस्से, ये दोनों वाइंडिंग के क्या काम होते हैं हम इनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बच्चे ये समझिए मशीन के दो हिस्से जिसमें स्टार्टर और रोटर है। एक स्टार्टर स्थिर हिस्सा जो है इसको स्टार्टर और स्टेशनरी बोलते हैं, और जो रोटर जो घूमता है वो को बोलते हैं रोटर। अब यहाँ पर वाइंडिंग भी दो, वाइंडिंग भी मशीन के अंदर दो, क्यों, क्योंकि आपको पता है बच्चा, अगर आपको किसी भी चीज़ को रोटेट करवाना है या फिर कहीं से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो तीन चीज़ें होती है, एक होता है फ्लक्स, एक होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी करंट, और एक होता है आपका मैग्नेटिक टॉर्क। तीन चीज़ें होती हैं मशीन के अंदर। अगर आपका मोटर है, ध्यान समझिए, अगर आपका मोटर है, अगर आपका मोटर है तो मोटर में आप क्या करते हो, करंट देते हो, है ना, डीसी करंट ही दे भले ही, है ना, और इसके अंदर क्या देते हैं, फील्ड देते हैं, फ्लक्स। तो इन दोनों के रिजल्ट से हम क्या लेते हैं, रोटेशन यानी टॉर्क, क्या लेते हैं यहाँ पे, रोटेशन यानी टॉर्क लेते हैं। तो हमेशा तीन, चाहे मोटर हो या जनरेटर, हमको कभी भी चाहे मोटर बनाना है जनरेटर, तो दो इनपुट देना होता है तब एक रिजल्टेंट मिलता है। सिमिलरली अगर ये डीसी जनरेटर है तो अपने को क्या देना है, रोटेशन यानी टॉर्क देना है, रोटेशन देना है, प्लस साथ में डीसी मशीन के अंदर क्या देना है, फ्लक्स देता है। इन दोनों के मदद से आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, कौन सा, डीसी करंट मिलेगा। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, ये तीन पैरामीटर हमेशा घूमेगा, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो। आप दो चीज दोगे तो तीसरा जनरेट हो जाता है, यहां भी दो चीज देते हो तो तीसरा जनरेट हो जाता है। इन्हीं बात पे अगर चर्चा करें तो ये जो सिग्निफिकेंट है, कहीं भी मोटर या जनरेटर आपको अगर बनाना पड़ता है तो उसके लिए हमने स्ट्रक्चर एक तैयार करना पड़ता है। अगर हमको मोटर बनाना होगा तो उसको देंगे करंट और उसको उसमें देंगे फील्ड। अगर ये दो चीज रहेगा तो तीसरा टॉर्क उत्पन्न होगा जो कि शाफ्ट को घुमाएगा। सिमिलर कंडीशन अगर हमारा जनरेटर होगा तो जनरेटर में अपन क्या करते हैं, या तो जनरेट से करंट उत्पन्न करना है तो इसका मतलब इनपुट में कोई घुमाने वाला होगा, चाहे डीजल इंजन हो सकता है या फिर मैकेनिकली कोई रोटेशन का एक तरीका हो सकता है, चाहे पानी के फ्लो से हम घुमाएं। तो हमारा एक मकसद क्या है, इनपुट में देंगे मैकेनिकल एनर्जी यानी टॉर्क, और दूसरा चीज हम क्या देंगे, फील्ड, और टॉर्क और फील्ड की मदद से हमको करंट मिलेगा। तो ऐसा कंडीशन जनरेटर के लिए उत्पन्न होता है। तो चीजें क्या है, आपको किसी भी मशीन के अंदर, खासकर अगर इस पे हम चर्चा करें तो दो आपको इनपुट देना ही है, तीसरा लेना है। अब समझिए बच्चा, यहां पर इसीलिए दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग हमने कहा फील्ड का है, एक आपका क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। तो जब आपको इस मशीन को एज ए मोटर बनाना है, एज ए मोटर बनाना है तो आपको क्या करना है जी, फील्ड वाइंडिंग। क्यों, फील्ड वाइंडिंग ही प्रोड्यूस, हमने बोला कि तीन चीज चाहिए, फ्लक्स चाहिए, है ना, और करंट चाहिए तो टॉर्क उत्पन्न होगा। तो अगर ये मोटर होगा तो इसी फील्ड वाइंडिंग से हम क्या उत्पन्न करा लेते हैं, फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग से क्या उत्पन्न कराते हैं, फ्लक्स। और जो अपन मेन सप्लाई देंगे वो ब्रश के थ्रू, यहां से ब्रश के थ्रू मेन सप्लाई अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो इस वाइंडिंग में मेन मिल गया करंट। अगर इस वाइंडिंग का अरेंजमेंट इस तरीके से है, जब इसको हम करंट भी दे रहे हैं और इस मशीन में फील्ड भी दे रहे हैं, तो दोनों के प्रेजेंस होने से इस मशीन में मिलता है रोटेशन, यानी अगर मोटर की बात करें तो इसमें रोटेशन मिलने लगता है। सिमिलरली इसी का अरेंजमेंट है, उसी का अरेंजमेंट यहां पर कर दिया गया, और यहां पर देखिए इस चीज को अरेंज कर दिया गया। अगर इसको आपको मोटर बनाना है तो एक सप्लाई चला जाएगा, ये ब्रश है, ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के थ्रू यहां देखिएगा कम्यूटेटर है,
इसमें सप्लाई आप देंगे, यहाँ ब्रश है, यहाँ पे ब्रश इसके अंदर होता है, इसके अंदर भी ब्रश है जो स्प्रिंग के सहायता से टाइट कर दिए जाते हैं ताकि ये घिसता है कम्यूटेटर के साथ, और कम्यूटेटर सारा सप्लाई जो है कहाँ पे दे देता है, वाइंडिंग को। इस वाइंडिंग में करंट मिल जाता है बच्चा, और इसको हम देते हैं फील्ड। यहाँ पर एक और कनेक्शन देते हैं, इससे आप देते हो इसमें करंट, और यहाँ के करंट से आप मेनली उत्पन्न करते हो फ्लक्स। क्या उत्पन्न करते हो, फ्लक्स। और जब दोनों प्रेजेंट हो तो ये मोटर क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसी को जनरेटर बनाना है बच्चा, इसी को क्या करना है, अगर जनरेटर बनाना है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो, ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है कि पहले किसी एक्सटर्नल मींस से, जैसे कि डीजल इंजन की सहायता से इसके शाफ्ट को घुमाइए, और एक कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि अपन अगर सेपरेटली एक्साइटेड होगा, इनकी चर्चा करेंगे, तो यहां से करंट देके या तो फील्ड बनाएंगे या फिर परमानेंट चुंबक ही रख देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप जब घुमाओगे और चुंबक की स्थिति पहले से बनी हुई है तो ये N से L X फ्लक्स की ओर जाएगा, है ना। तो फ्लक्स की ओर जाएगा तो ये फ्लक्स भी उत्पन्न हो गया और घुमा भी रहो। तो जब फ्लक्स और जब किसी फ्लक्स को कट करता है कोई कॉइल, तो इसमें होता है ईएमएफ, तब भी करंट उत्पन्न होगा, और ये करंट ब्रश के थ्रू आगे दे देता है। तो दोनों ही स्थिति एक डीसी मशीन के अंदर बन सकता है, या तो आप इनपुट ले लो, आउटपुट दो, है ना, या फिर किसी और सेंस में इनपुट लो, किसी और सेंस में आउटपुट दो। क्लियर, क्योंकि दोनों को एक साथ कैरी कर रहा हूं मैं, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। बच्चा यहां देखिएगा, अगर ये चीज है, ये एक स्पेशली ये आपको जो यहां दिख रहा है ना, ये वाइंडिंग की गई है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वाइंडिंग की गई है। यहाँ पे देखिए कोर के अंदर क्या है, वाइंडिंग है। तो ये मेनली है रोटर, और रोटर पे ही जो वाइंडिंग करते हैं उसी को बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ये देखिए मेनली क्या है जी, रोटर, ये मेनली है रोटर, रोटेटिंग पार्ट है। इसमें आप क्या कर दियो, कोर रख दियो, क्या कर रहे हो, रोटर का कोर। अब इसी के अंदर आप क्या करते हो, वाइंडिंग करते हो, लपेटा जो लगाते हो, वाइंडिंग के लपेटा लगा देते हो, है ना। और इसी का कनेक्शन क्या होता है, इस सभी कम्यूटेटर के साथ होता है। तो कम्यूटेटर और फिर यहां से रहेगा ब्रश, इन दोनों के अरेंजमेंट से फिर आप करंट या तो ले सकते हो या इसमें दे सकते हो। यानी आर्मेचर वाइंडिंग में हम या तो करंट दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। किस स्थिति में करंट दे सकते हैं और किस स्थिति में करंट ले सकते हैं, तो बच्चा ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको ये मोटर बनाना होगा तो आपको इसमें ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर से आपको कहां पे करंट भेजना पड़ेगा। एक करंट स्थिर आ गया ना, दूसरी स्थिति है करंट आपने दे दिया और फील्ड यहाँ पे चाहे परमानेंट पोल रख दो या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल रखो। जब फील्ड भी रह जाएगा तभी ये क्या बन जाएगा, मोटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें की चर्चा आप कर सकते हो ना। इस चीज को और फिर विस्तार से देखें तो चीजों को कंस्ट्रक्शन वाइज डीसी मशीन में देखिए ये आर्मेचर है, ये वाइंडिंग है, उस पे उसी के सब तार का कनेक्शन कहीं ना कहीं कम्यूटेटर से है ना। और यहां से आपको डीसी या तो इनपुट जाएगा या फिर इनपुट आएगा। कंडीशन है वो जनरेटर है या फिर मोटर। अब इस तरीके से चीजें रहती है। बच्चा देखिए कहो अब जब कहो यहाँ किससे, कम्यूटेटर से जो आप करंट लोगे या दोगे, इसके लिए यहाँ पे लगा होता है ब्रश। क्या होता है, ब्रश, जो कि कार्बन का बना होता है, जो कि क्या होता है, कार्बन का बना होता है। तो ये देखिए कार्बन का ब्रश है। कोई बच्चा कहेगा कि इसके ऊपर स्प्रिंग भी है। सर ये स्प्रिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि ये दबाते रहे। जब ये एक कार्बन ब्रश है और एक कम्यूटेटर लगातार घूम रहा है तो ये घिसता है। तो घिसने की स्थिति में क्या होगा, ये तो अगर घिसते घिसते हो गया तो गैप आ जाएगा। इस गैप से बचाने के लिए क्या करता है, स्प्रिंग इसको लगातार धकेल रहा होता है। इसको क्या कर रहा है, धकेलता है। तो ये घिसते जाता है, स्प्रिंग उसको धकेलता है, तो कार्बन ब्रश क्या होता है, सटता है। लगभग 50% अगर कार्बन ब्रश डैमेज हो जाता है तो उस कार्बन ब्रश को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ये नो एक चीज मैं बात करूं, इसी ब्रश के अरेंजमेंट को यहाँ भी अच्छे तरीके से दिखाया गया। बच्चा ध्यान रखिएगा, हमारा अच्छा जो डीसी मशीन में रोटेटिंग वाइंडिंग पर जो वाइंडिंग की जाती है, रोटर पर जो वाइंडिंग होती है, उसको हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और जो फील्ड पर जो स्थिर रहता है उसमें वाइंडिंग जो करते हैं वो मेनली क्या होता है, उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग। और ये फील्ड वाइंडिंग का क्या मीनिंग होता है, तो ध्यान रखिएगा, फील्ड वाइंडिंग ही ऐसा मशीन का होता है पार्ट जो फ्लक्स उत्पन्न कराने के लिए मेनली यूज होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो मैक्सिमम करंट और वोल्टेज को कैरी करता है उसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं मशीन में। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इस मशीन का फिलहाल। और देखिए बच्चा, जब फील्ड उत्पन्न कहीं अगर फ्लक्स उत्पन्न करने हो तो दो तरीके होते हैं, या तो परमानेंट पोल को रख दीजिए या फिर किसी कॉइल में करंट देके फ्लक्स उत्पन्न कराइए। तो दो तरीके होते हैं। मोस्टली हम प्रीफर करते हैं किसी कॉइल में करंट देके फ्लक्स उत्पन्न कराना, है ना।
या फिर यहाँ पे एन पोल दिखा दिया एस पोल, तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि हम फील्ड पोल के जगह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल है उसके जगह पे परमानेंट पोल को भी रख सकते हैं। तो बच्चा इन चीज़ों को एकदम दिमाग में बैठा लेना है चीज़ों को कि मशीन के अंदर दो पार्ट, एक तो घूमने वाला है, एक स्थिर। अगर डीसी मशीन की चर्चा होगी, इनपुट कैसा होगा तो उसका करंट मोटर होगा या जनरेटर, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कि इसमें फील्ड भी दो होंगे, एक फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग वो है जो सिर्फ फ्लक्स उत्पन्न कराने के लिए हम मशीन में इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह चाहे तो हम परमानेंट पोल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमानेंट पोल का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते क्योंकि परमानेंट पोल जो है लंबे समय के बाद अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि यानी अपने प्रॉपर्टी को लूज करने की क्षमता रखता है परमानेंट पोल। लंबे समय के बाद उसमें जितना फील्ड निकलेगा वो शायद कमजोर पड़ जाएगा, रेजिडुअल फ्लक्स की स्थिति खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, परमानेंट पोल की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, बड़े मशीन के साइज में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल इस्तेमाल करते हैं, जबकि छोटे छोटे मशीन में हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, हम यूज करते हैं परमानेंट पोल ही डाल के छोड़ देते हैं। चलो रहने दो, कौन सा इसमें बहुत ज्यादा समस्या करना है, इसमें लॉसेस भी अगर ज्यादा होता है तो छोटे मशीन में अपन इग्नोर करते हैं, लेकिन बड़े मशीन में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल ही दिया जाता है। अब यही बच्चा एक चीज और ध्यान रखना है, इसी फील्ड, अब ये एक वाइंडिंग और एक वाइंडिंग। अब आपको पता है कि डीसी मशीन चलाते हो तो आप या तो दो ही मोटर सप्लाई दोगे, अगर डीसी मोटर चलाओगे तो सप्लाई आप दोगे दो, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी लेंगे जनरेटर बनाओगे तो दो ही वायर लेते हो। तो इस सर यहाँ पर जब दो वाइंडिंग किए हैं फील्ड वाइंडिंग का, ये मिलकर फील्ड वाइंडिंग है, तो दो तार इसका निकल जाएगा, दो इसका मिल जाएगा, तो चार इस तरीके से तार हो गए। नहीं बच्चा यही समझिए, यही मशीन के अंदर क्या होते हैं, इसके जो कनेक्शंस होते हैं, अगर इन दोनों वाइंडिंग भले ही स्थिर रखा हुआ किसी पोजिशन पे, इनके छोर अगर आपस में निकलते हैं, उनको अगर सीरीज में कर देते हैं, इनका कनेक्शन इन वाइंडिंग का कनेक्शन अगर सीरीज में कर दिया जाता है तो सीरीज वाइंडिंग कहलाता है। इन वाइंडिंग को करते हैं तो पैरेलल में तो कहलाता है पैरेलल वाइंडिंग, यानी शंट वाइंडिंग। कुछ हिस्सा सीरीज और कुछ हिस्सा शंट में करते हैं तो कहलाता है कंपाउंड मशीन। तो इस तरीके से मशीन के वाइंडिंग के कनेक्शंस के आधार पे डीसी मशीन को अलग अलग तरीके से बांटते हैं, चाहे वो डीसी जनरेटर हो चाहे वो डीसी मोटर हो, सबका सेम क्लासिफिकेशन है। अगर इसके 10 हिस्से डीसी मोटर में होंगे तो सेम सिमिलरली 10 जनरेटर के अंदर भी होंगे, प्रॉपर तरीके से सेम। बस यहां पे एक होगा इनपुट आएगा, मोटर में इनपुट मोटर को दिया जाता है, जनरेटर में उससे लिया जाता है, बाकी उसके प्रकार भी सभी में सेम होते हैं। आइए अब मैं इसी तरीके से आपको दिखाता हूं कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर हो या फिर जनरेटर हो, समान तरीके से बढ़ते हैं। इसमें कहलाता है सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट। अब बच्चा आइए समझिए, यहां पर चीजों को देखिएगा। कहते हैं कि अगर मशीन को, देखिए ये मशीन का है फील्ड वाइंडिंग, समझिएगा यहाँ पे मशीन में एक है फील्ड वाइंडिंग और एक है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वो वाइंडिंग होता है जो ज्यादा करंट को कैरी करता है, और फील्ड वाइंडिंग वो है जो कम से कम करंट को कैरी करके लेके फ्लक्स उत्पन्न करता है, जो कि मशीन के लिए यूजफुल फ्लक्स होता है। अब बच्चे यहाँ पे समझिए, ये वाइंडिंग है और एक दो तार इससे भी निकाल लो, मैं फिलहाल कहता हूं, फिलहाल है ना। अब ऐसे स्थिति में समझिए, जब फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को इसमें जब इस चुंबक आपको बनाना है, तो एक स्थिति यह है कि आर्मेचर में जो वोल्टेज डेवलप है, ये आपको सप्लाई आया हुआ है, उसी के तार से इसका अगर कनेक्शन कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, चाहे जनरेटर हो या मोटर, चाहे मोटर भी होगा तो मेन करंट इसको आ रहा है, इसी से सप्लाई अगर फील्ड के वाइंडिंग को दे दिया जाता है तो ये कहलाता है सेल्फ डीसी मोटर, है ना, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। क्या कहलाता है, सेल्फ एक्साइटेड, यानी जो हमने डीसी मशीन को मेनली ब्रश के सहायता से इसमें सप्लाई दिया है, अगर उसी के कनेक्शंस को हम इसके फील्ड के वाइंडिंग में दे देते हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। लेकिन बच्चा ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमें एक तो मेन सप्लाई इस मोटर को दे ही रहे आर्मेचर को, लेकिन जब हम इसको भी अलग से सप्लाई किसी डीसी पोल, किसी डीसी सप्लाई या बैटरी के सहायता से किसी अलग तरीके से भी दे, तब भी इसको सप्लाई चला जाएगा, तब भी ये फील्ड उत्पन्न करेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक एडिशनल सप्लाई की मदद से अगर फील्ड के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न कराया जाता है, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न कराया जाता है, तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, जो कि हमारे सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। अब बहुत बच्चे के ये दिमाग में होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, इसके भी एडवांटेज है। सेपरेटली करने के अलग एडवांटेज है, सेल्फ करने के अलग एडवांटेज है, कंट्रोलिंग ज्यादा टेक्निक आपको यहां से मिलता है।
अगर ये बाहर से सप्लाई दे दिए जाते हैं तो इसमें अगर रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तो फील्ड भी कम ज्यादा होगा, और फील्ड कम ज्यादा होने से आउटपुट वोल्टेज जनरेटर के केस में कम ज्यादा होगा, और फील्ड के चेंज होने से आउटपुट स्पीड जो है मोटर के केस में वो कम ज्यादा हो सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे ऐसे टेक्निक अपनाते हैं कि सेल्फ करना है, सेपरेटली करना है। ठीक है बच्चा, हालांकि बहुत सारे हिस्से होते हैं। तो आइए अगर मैं चर्चा करता हूं कि डीसी मोटर हो या जनरेटर, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, यानी डीसी के जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं उसमें अगर अलग से सप्लाई देंगे तो कहलाएगा सेपरेटली एक्साइटेड। डीसी मोटर होगा तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, अगर डीसी जनरेटर होगा तो कहलाएगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। दूसरी स्थिति में कहलाता है सेल्फ एक्साइटेड, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग से ही जो हम इनपुट लेके अगर हम फील्ड वाइंडिंग को दे देते हैं, जो सप्लाई से आया आर्मेचर वाइंडिंग से ही देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, तो कहलाता है सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई फील्ड पोल पे कोई सप्लाई मत दो, वहां परमानेंट क्या रख दो, पोल ही रख दो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। जैसे कि यहां पर दिखाया गया कि यहां फील्ड पोल ना देके अगर कभी परमानेंट पोल भी दे तब भी चलेगा, क्योंकि ये फ्लक्स ऑलरेडी डेवलप कर देगा तो इसको सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। कि ठीक है ना बच्चा, आइए तो आई होप सो परमानेंट मैग्नेट, इस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। अब सेल्फ एक्साइटेड में बोला कि सेल्फ तो आपने कर दिया, क्या किया सर, इसके कनेक्शन को तो आपने सेल्फ कर दिया, ये लो सेल्फ कर दिया, ये लो यहां से एक वाइंडिंग का कनेक्शन कर दिया और इसको कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, जो उसी से ले लिया अगर ये फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन तो इसको सेल्फ बोले। अब सेल्फ में भी स्थिति यह आती है, ध्यान से समझिएगा, सेल्फ में ये स्थिति आती है कि अगर इसके वाइंडिंग और इसके वाइंडिंग को, मान लो दो वाइंडिंग, आपके पास कितने वाइंडिंग आ गए, दो, अगर दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्शन कर दिया, माने जो वाइंडिंग आए उसको पैरेलल में कनेक्शन कर दिया, तो ये कहलाता है शंट डीसी मोटर। अगर इन दोनों के कनेक्शन को, ध्यान से बच्चा, अगर इन दोनों के कनेक्शन को कुछ इस तरीके से कर दिया आपने, अगर इस दोनों के कनेक्शन को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज की स्थिति में आ गया, तो ये देखिए यहां से ऐसे छोर से, तो इसको बोलेंगे सीरीज डीसी मशीन। चाहे ये डीसी जनरेटर हो सकता है, चाहे ये मोटर हो, दोनों कंडीशन के लिए वैलिड है। सेपरेटली अगर पढ़ेंगे तो एक वीडियो में आपको डीसी मोटर को सेपरेटली पढ़ा दूंगा, एक वीडियो में डेप्थ में सेपरेटली जनरेटर की चर्चा कर लूंगा, तो ये भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ना बच्चा। अब क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग तो है, अब फील्ड वाइंडिंग में क्या करेंगे, कुछ स्थिति ऐसा है कि फील्ड वाइंडिंग को दो हिस्से में बांट देंगे, कुछ हिस्सा, ध्यान से समझिएगा, कुछ हिस्सा इसके सीरीज के साथ कर लेंगे और कुछ इसके पैरेलल के साथ कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति जब बने कि कुछ हिस्सा सीरीज में बन जाए, इसके कुछ हिस्सा इसके सीरीज में हो और कुछ पैरेलल में हो, तो कहलाता है कंपाउंड। तो इस तरीके से हम चीजों को बांटते हैं। सेल्फ तो हो गया कि उसी से सप्लाई ले रहा है, लेकिन उस आर्मेचर के साथ सीरीज में बटा है तो कहलाता है सीरीज एक्साइटेड। शंट में होता है तो कहलाता है शंट मोटर या जनरेटर, और कंपाउंड में हो, दोनों स्थिति जुड़ा हो तो कहलाता है कंपाउंड। ना कंपाउंड में भी कह लेते हैं कि जब दोनों का फ्लक्स आपस में, दो वाइंडिंग तो जुड़ गए, जब दोनों का फ्लक्स आपस में जुड़ जाता है तो कम्युनिकेटिव कंपाउंड, और दोनों का फ्लक्स आपस में घटाता है, सब्सट्रैक्शन करता है। क्यों? क्योंकि किसी वाइंडिंग को हमें सप्लाई इधर से दे दी, किसी में वाइंडिंग एक पोलैरिटी चेंज करके दे दी, तो उससे क्या होता है, फ्लक्स घटता बढ़ता है। तो जब सब दोनों फ्लक्स जुड़ते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स आपस में जुड़ने लगे, या फिर यहां पे समझिए फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स आपस में किस इस तरह से अरेंज हो जाए कि दोनों का फ्लक्स आपस में क्या करने लगे, जुड़ने लगे, नॉट आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग के ही कनेक्शन इस तरीके से कर देते हैं। अगर दोनों आपस में फील्ड जुड़ने लगे तो उसको बोलते हैं कम्युलेटिव, और दोनों आपस में घटने लगे तो कहलाता है कंपाउंड। फिर यहाँ पे लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की स्थिति आती है। फिर इसी मशीन के अंदर कहते हैं कि डिफरेंशियल या कंपाउंड में लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के प्रकार होते हैं। इसकी चर्चा मतलब ये हुआ, लॉन्ग शंट इसको कहते हैं कि जैसे कोई वाइंडिंग है, आर्मेचर की ये वाइंडिंग हुई है ना, अगर इसी के साथ आपका फील्ड वाइंडिंग ऐसे चला गया, इसी के साथ क्या चला गया, फील्ड वाइंडिंग इस तरीके से सीरीज में चला गया, तो जब आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग इस तरीके से आपको दिखे तो जब लंबाई इसका बढ़ गया ना तो कहलाता है लॉन्ग शंट। क्या कहलाता है? लॉन्ग शंट। और कुछ स्थिति में जब ये दोनों क्या होते हैं, स्थिति लंबाई की जगह पे ये जो आपका वाइंडिंग हुआ इसके इस स्थिति में अगर दे दे तो ये कहलाता है शॉर्ट शंट। ऐसी स्थिति होती है जिसको आगे तो डेप्थ में करेंगे, लेकिन ये चर्चा है मशीन के ओवरव्यू के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चा आप ये भी समझ गए हो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग की स्थिति क्या होती है। बच्चा को लगता है दोनों तो वाइंडिंग है, दोनों की स्थिति क्या है, तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए मशीन के लिए, चाहे जनरेटर हो या मोटर, उसमें
यूजफुल फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं फील्ड वाइंडिंग, और आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा कैरी करता है ज्यादा ज्यादा करंट और ज्यादा ज्यादा वोल्टेज। चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे आपको सिंक्रोनस मशीन हो, तो वहां भी अगर आर्मेचर वाइंडिंग की चर्चा होगी तो ये हमेशा हैवी करंट और वोल्टेज को कैरी करने वाला वाइंडिंग होता है। तो मुझे लगता है इसकी भी चर्चा आपको समझ में आ चुकी है ना। आप बच्चा ये भी कई बार सोचोगे कि कई बार डीसी मशीन तो होता है, लेकिन इसके साथ इतने पार्ट पुर्जे जोड़े जाते हैं, अलग से बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। वायर तो आपको दो ही दिखता है ना, लेकिन आपको लगता है कि इतने सारे वायर कहां से है। कई बार आपको मशीन के अंदर कंट्रोलिंग टेक्निक चाहिए। सपोज दैट कई बार जो जनरेटर है अगर 80 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा जुगाड़ हो कि वो 40 वोल्ट ही उत्पन्न करे। तो हम क्या करते हैं ना, उसके अंदर काफी वायर का कनेक्शन करते हैं, फील्ड के साथ कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर देते हैं, बाहर से सेपरेट से उसके वायर को निकाल के कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं जिससे हम बाहर से अगर थोड़ा सा चेंजेस कर देना तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आता है। तो कंट्रोलिंग टेक्निक रिसीव करने के लिए बहुत एक जनरेटर से बहुत तरीके के आउटपुट वोल्टेज ले सके, इसके लिए हम उस वायर के अंदर फील्ड में टैपिंग करते हैं या रेजिस्टेंस वगैरह कुछ ऐड करते जाते हैं। इसलिए मशीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ड्यू टू कंट्रोलिंग टेक्निक। जब हम किसी जैसे मोटर में मान लो स्पीड है वो 1200 आरपीएम से चल रहा है, कभी आपको लग रहा है कि 1200 नहीं 600 आरपीएम का चाहिए, तो बाहरी साइड में अपन कुछ कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इसके प्रोसेस को करने के लिए वायर की संख्या बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत सारे ऑटोमेटिक काम करने के लिए। इसीलिए जब सब मशीन का साइज बढ़ने लगे तो समझिए उसमें कंट्रोल बहुत सारा चीज किया गया है ताकि ये आपके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दे पाए। इसीलिए मशीन में बहुत बार मशीन जो आपको दिखेगा छोटा ऐसे होता है, दिमाग में रहेगा, लेकिन उसमें जब बहुत सारी चीजें ऐड करने लगे, बहुत सारा वायर जब दिखने लगे, तो सोचिए उसको कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके अपनाए गए। आगे हम मशीन के अंदर जब पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करें, जिसमें वार्ड-लियोनार्ड मेथड जो होता है मल्टीपल कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी होता है मशीन के अंदर, जिसको अपन फोकस करके पढ़ते हैं। तो ये आज के सेशन में आपको एक ओवरव्यू बताने की कोशिश किया। आप यहां पर एक चीज और बच्चा कर सकते हो, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बुक्स भी अवेलेबल कराए गए हैं, तो आने वाले दिनों में आप इस बुक्स का भी सहायता ले सकते हो। हम इसमें PYQ भी कराते हैं और आपको इसका भरपूर एडवांटेज मिलेगा। तो इस चीज़ों को करके भी आप कर सकते हो। ऐप के अंदर जब आप जाओगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में तो ये ऐप आपको मिलेगा और उस ऐप के अंदर ये बुक्स कर सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं और इसको आप करके बेहतरीन एंजॉय कर पाओगे। SSC RRB और स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम इसमें अवेलेबल कराए हैं। अगर आप UPPCL की भी तैयारी करते हो या किसी भी स्टेट की तैयारी करते हो तो उसके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपके लिए डीसी मशीन को लेके एक ओवरव्यू पता चल गया होगा और मुझे लगता है कि इससे लेके हम लगातार ऐसे आपके सेशंस प्रोवाइड करते रहेंगे जहां पर आपकी इसको लेके सभी समस्याएं खत्म होंगी। हर छोटे छोटे टॉपिक को उठा के हम डेप्थ में चाहेंगे कि उसमें एक बढ़िया सी जानकारी मिल पाए जो कि सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते तो बहुत चीज़ है पर सीखने की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम इनको लगातार सीखने की कोशिश करेंगे। क्लास कोर्स हमारा अलग तरीके से रहता है, लेकिन हम इस चीज़ को भी सिखाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे जिससे कि आपके सेशन में बहुत इजाफा हो जाए, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा हो जाए। तो बहुत चीज़ हमेशा एग्जाम पास करने के लिए नहीं होता, बहुत सारी चीज़ डाटा कलेक्ट करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।